नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहता है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरे पेजेस को भी जरूर फॉलो या लाइक करिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उसका सही जवाब क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेंद्र वशिष्ठ ने अपने रिसर्च के आधार पे एक नई किताब में जिक्र किया है कि हरियाणा में सरस्वती के साथ ही बहती थी एक और नदी। अब इस नदी का विलुप्त होना तो ये जाहिर सी बात है कि सरस्वती भी विलुप्त हो गई है, तो ये नदी भी विलुप्त हो गई। इस नदी का नाम क्या है? दृष्टद्वती नदी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे भारत के वित्त मंत्री का नाम है, पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। अच्छा, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स के क्षतिपूर्ति, इसका मतलब होता है हानि हो जाना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि राज्यों का एक जब जीएसटी लागू किया गया था तब उस टाइम पे बात कही गई थी अगर राज्यों का जीएसटी कलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, राजस्व में कुछ हानि होती है तो केंद्र सरकार उनको सहायता देगी। तो उसी नियम के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति में हरियाणा समेत कितने राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो हरियाणा समेत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को जो है जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपए जो है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जारी किए गए हैं। 1 नवंबर को जारी, हालांकि इसकी घोषणा 23 अक्टूबर 2020 को की गई थी, लेकिन अभी जारी किए गए हैं ये 1 नवंबर को, ठीक है। सर इस पे ब्याज कितना लगेगा? तो इस पे ब्याज लगेगा कितना? 4.42% जो है इसके आधार पे, मतलब इसी ब्याज दर पे राज्यों को उधार दिया गया है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी आपको मैं राज्य बता देता हूं। उससे पहले आपको ये बात बता देता हूं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति में राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है इस बार चालू वित्त वर्ष में, इस बार करंट ईयर के अंदर। अच्छा, केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को 2 ऑप्शन दिए थे। उनमें से पहला ऑप्शन यह था कि आरबीआई की एक स्पेशल विंडो के तहत 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यह था कि वे पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार में जुटा सकते हैं। कुछ राज्यों की मांग के बाद में पहले विकल्प यानी कि पहला ऑप्शन आरबीआई वाला ही जो है इसको कर्ज के आधार पे लेने की बात की गई थी और कहा कि इसको बढ़ा दिया जाए, और इसे वर्तमान में बढ़ा भी दिया, 1.10 लाख करोड़ रुपए कर दिया, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं आपको मैं कि जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में लोन जारी हो चुका है वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, एमपी, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अच्छा सर, पहले ऑप्शन को कितने राज्यों ने चुना? तो पहले विकल्प के तहत अब तक 21 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने स्पेशल विंडो को चुना था। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के लेके कितना प्रतिशत आरक्षण जो है वो उसके लिए बिल पास हो गया? तो ये क्वेश्चन आप लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, अब ये बिल पास हो चुका है 50% आरक्षण के लिए, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। दिवाली पे यूं कहिएगा महिलाओं के लिए तोहफे से कम नहीं होगा ये। पंचायती राज संस्थाओं में और दूसरी पंच है, सरपंच है, ब्लॉक समिति है, या यूं कहिएगा आप लोग जिला परिषद है, इन सभी पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो है ये 50% का आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। ये नियम ओड और इवन पे लागू होगा, ठीक है। अच्छा, ओड इवन में जो है सबसे पहले कौन सा होगा? पहले सम संख्या वाले जो है वार्डों में और बाद में जो है ग्राम पंचायत, तो सम संख्या वालों में महिलाएं आएंगी, ठीक है। फिर अगली बार जो है विषम संख्या में महिलाएं आएंगी, तो पहले महिला फिर पुरुष, फिर पहले महिला फिर पुरुष, इस टाइप से जो है ये सिस्टम चलने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी के आधार पे ही है कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल, अगर आपको याद है तो मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया था, भारत का पहला राज्य बन जाएगा राइट टू रिकॉल लागू करने वाला, और ये लागू कर दिया है। इस विधेयक का मतलब क्या होता है? देखो, राइट टू रिकॉल जो है किससे संबंधित है? ये सरपंच से है, ब्लॉक समिति से भी है और जिला परिषद से भी है, इन सभी से ही है। सर इसका मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं कोई सरपंच ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? 5 साल तक तो वो रहेगा हमारे सर पे भाई, ठीक है।
लेकिन अब राइट टू रिकॉल का विधेयक पास हो गया। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कोई सरपंच ढंग से काम नहीं कर रहा है तो 1 साल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उस सरपंच को हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे 1 साल के बाद में सेम ब्लॉक समिति में भी और सेम जिला परिषद के सदस्यों के साथ भी है। और ऐसा करने वाला देश के अंदर हरियाणा राज्य पहला राज्य है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन बने, जैसे 1 साल में एक ही बार लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कैसे हटाएंगे? 33% मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लिखित पत्र संबंधित अधिकारी को देंगे और प्रस्ताव जो है वो बीडीपीओ या सीईओ के पास में जाएगा। क्या फिर दोबारा गांव में मतदान करवाना पड़ेगा? देखो, इसके लिए ग्राम सभा या यूं कहिए ग्राम सचिव जो है एक बैठक बुलाए जाएंगे, उसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में गुप्त मतदान करवाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं 67% ग्रामीण और सरपंच के खिलाफ मतदान किया है तो वह पद मुक्त हो जाएंगे। ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, कितने दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे? ठीक है, तो राइट टू रिकॉल चुने जाने के मतलब मान लेते हैं सरपंच चुना गया तो सरपंच चुने जाने के 1 साल के बाद में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या दोबारा लाया जा सकता है? 1 साल में एक ही बार होगा, 1 साल में दोबारा नहीं होगा। यह भी बात आप याद रखिएगा। और ब्लॉक समिति और जिप पे भी सेम ही लागू होगा, इसी तरीके से ही सेम लागू होगा। के साथ में ना टोटल 4 विधेयक पास हुए थे। पहला तो आपको 50% वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है जो महिलाओं को मिला। दूसरा राइट टू रिकॉल। तीसरा आपको यह याद रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए जो ग्रुप है उनको 8% आरक्षण मिलेगा और ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में कम से कम 1 वार्ड इनके लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है। अच्छा, चौथा एक इंपॉर्टेंट है कि जिन नगर निगम में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चेयरमैन सीधे चुने जाएंगे उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब 50% सदस्य लिखित में देंगे। तो हाल ही में हरियाणा प्रदेश में AQI 627 पर पहुंच चुका है जो कि बेहद गंभीर और इमरजेंसी लेवल है। इसके लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक की घोषणा किसने की है? देखिएगा, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि दिवाली पास में आ रही है और दिवाली जैसे जैसे पास में आ रही है वैसे वैसे जो है प्रदूषण का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो खैर बहुत सारी रीजंस की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशली घोषणा कर दी है कि दिवाली के ऊपर जो है पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी पे रोक होगी। केवल 2 घंटे तक ग्रीन पटाखे जला सकते हैं शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, लेकिन बाकी नॉर्मल और पटाखे जो है उन्हें नहीं जलाया जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया भी था कि हरियाणा सरकार ने ना जो चीन से जो पटाखे आते हैं या लड़ियां आती है उन सामान के आयात पे भी जो है प्रतिबंध कर दिया। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके लिए जो है उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा या उसको सजा भी हो सकती है। ऐसा हरियाणा ही नहीं है केवल जिसने पटाखों पे रोक लगाई है, राजस्थान ने भी रोक लगा दी है, दिल्ली NCR में भी रोक लग चुकी है ये। ठीक है। राज्यार्थ पंजाब भू राजस्व के किस अधिनियम में संशोधित करने के लिए पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है? पंजाब लैंड रेवेन्यू हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2020 हैज बीन पास्ड टू अमेंड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ हरियाणा। इस संशोधित बिल का नाम क्या है? अधिनियम 1887। ए ऑप्शन सही है। देखिएगा, इसके तहत क्या है कि कुछ लोगों द्वारा कोई जमीन की भूमि का टुकड़ा या यूं कहिएगा खरीद लिया जाता है, कोई मरला वगैरह है, कोई प्लाट वगैरह खरीद लिया। अब वो क्या करते हैं, इसके बेचने या खरीदने के बाद में क्या करते हैं कि उसका जो खसरा नंबर होता है उसमें गिरदावरी अपने नाम पे ही करवा लेते हैं वो। लेकिन अब क्या होगा, ये राजस्व अधिकारी ही फैसला लेंगे कि ये नाम किसके होगी। मतलब क्या है कि ये मनमानी नहीं होगी, इसीलिए इस अधिनियम 1887 के अंदर बदलाव किया गया है। पहले यही था कि कोई भी बेच दे कोई और उस बेचने के बाद में जो खसरा नंबर होते हैं उनमें गिरदावरी अपने नाम पे करवा ले, लेकिन अब ये गिरदावरी जो है अपने नाम पे नहीं होगी। ये राजस्व अधिकारी ही फैसला लेगा कि ये किसके नाम पे होगी, वास्तविक इसका मालिक कौन होगा। जैसे लाल डोरा मुक्त किया गया है, मालिकाना हक दिया गया है, कुछ ऐसा ही शहरों के अंदर प्लाट वगैरह व्यवस्था पे भी अधिनियम लागू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और इससे रिलेटेड एक चीज और भी याद कर लेना आप लोग कि मनोहर लाल ने विधानसभा में यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जो है ना उनको सरकार की लागत से 10% की छूट मिलेगी प्लाट वगैरह के अंदर। तो ये बात भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बीमा दावे निपटाने में देरी पर बीमा कंपनियों को कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है?
बीमा दावे पर। ये देखिएगा 34.92 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किस लिए लगाया है? बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनी है जिन्होंने फसल खराब होने पे कहा था कि हम लोग जो है इनका जो मुआवजा है वो देंगे किसानों को, लेकिन बहुत सारे किसानों को मुआवजा मिला नहीं। 2018 से अभी तक जो है मुआवजा नहीं मिला। इसी वजह से ओरिएंटल बीमा कंपनी को 9.79 करोड़, एसबीआई जनरल बीमा कंपनी को 14.04 करोड़, यूनिवर्सल जनरल बीमा कंपनी को 11.09 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह घोषणा करी किसने है? मनोहर लाल की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो है सदन में इसके बारे में जानकारी दी थी। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा विधेयक वापस लिया है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में हकोका विधेयक जो है वो वापस लिया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हकोका का मतलब क्या है? इसका मतलब है हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक हकोका जिसको बोलते हैं 2019 में। वैसे ये विधेयक को 4 अगस्त 2019 में पारित किया गया था, 4 अगस्त 2019 को। सर इस विधेयक को वापस क्यों लिया गया? देखो इसका वापस लेने का कारण बताता हूं क्या है कि 1805 भारत सरकार का अधिनियम जो है 1805, उसमें जो बात लिखी गई है वो सेम बात इसमें लिखी गई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब सेम ही बात होगी, भारत का अधिनियम है मतलब पूरे राज्यों पे तो लागू हो ही रहा है वो ऑलरेडी, तो इस नियम को वापस लिया गया है। इस वजह से गृह मंत्री ने इसे जो है वापस लिया और इसमें बताया ये गया था कि हरियाणा के अंदर अपराध को रोकने के लिए, गैंग वगैरह जो आती है उनको रोकने के लिए, सड़क पे जो है यातायात नियम को सुचारू रूप से लाने के लिए ये अधिनियम हम लोग लेके आए थे, लेकिन ऑलरेडी ये अधिनियम जो है केंद्र सरकार का था। इस वजह से इसे अब वापस ले लिया गया। इसमें थोड़ा और संशोधन किया जाएगा, कुछ और ऐड किया जाएगा, फिर दोबारा इसे जो है पेश किया जाएगा विधानसभा के अंदर। अमेरिकी राजदूत ने विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर आज सफर करने वाले हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल के चलते राजदूत का स्वागत जो है अंबाला के डीआरएम कौन करेंगे और वो स्पेशल ट्रेन में सफर भी करने वाले होंगे। वैसे तो देखिएगा ये मुख्य अतिथि है हिमाचल प्रदेश के, लेकिन ये प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है इनका स्वागत करने वाले हैं अंबाला के डीआरएम जिनका नाम है जीएम सिंह, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। रेलवे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, जीएम सिंह इनका स्वागत करेंगे। कालका से शिमला, क्योंकि कालका आप सभी को पता है कि पंचकुला के बाद में यह हरियाणा वाले एरिया के अंदर है, इसी वजह से आपका प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है ये स्वागत करने वाले हैं अंबाला के डीआरएम जिनका नाम है जीएम सिंह। अच्छा, अगली बात यह है आपको यहां से याद रखनी है कि जो अमेरिका के राजदूत है उनका नाम क्या है? केनेथ आई जस्टर, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और ये शिमला से कैथली घाट तक सफर करने वाले होंगे जीएम सिंह और उनके साथ में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ी सी बातें हम लोग ये जान लेते हैं। कालका शिमला ट्रैक का निर्माण कब हुआ था? 1898 में शुरू हुआ था और जिस पर 9 नवंबर 1903 में ट्रेन दौड़ी थी। कालका से शिमला के बीच में 18 रेलवे स्टेशन है। 2008 में कालका शिमला रेलवे ट्रैक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सुरंग बनाई गई थी ना, तो बहुत सारे इंजीनियर फेल हो गए थे और जब फेल हो गए थे ना, इसकी सुरंग नंबर 33 है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसलिए क्या किया कि अंग्रेजों ने उन पे जुर्माना लगाया उस टाइम पे 1 रुपए, और 1 रुपए उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था, तो एक इंजीनियर ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिगार्डिंग इस ट्रैक के, कहिएगा। फिर कहते हैं कि एक भांजा गांव, भांजा के एक बाबू बलखू थे, उन्होंने अपनी छड़ी के माध्यम से बताया कि ऐसे ऐसे सुरंग बना लीजिएगा तो ये यहां से सुरंग निकल जाएगी, और कहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग उन्होंने बताया। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हीं के नाम पे रेलवे स्टेशन भी रख दिया। अभी वर्तमान में 196 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, इस पे 103 सुरंग है, 860 पुल है, समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 2800 फीट से 7000 फीट तक है, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी लग्जरिया ट्रेन भी दौड़ती है। कभी आप शिमला जाना घूमने के लिए तो इस ट्रेन का सफर आप लेना, टॉय ट्रेन के नाम से इसको पुकारते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रेन है ये। हिसार जिले की आदमपुर अनाज मंडी में किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किसने किया? तो किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया दुष्यंत चौटाला ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा हरियाणा के बहुत सारे जिलों में धीरे धीरे अटल किसान मजदूर जो कैंटीन है वो खोली जा रही है। इस कैंटीन के अंदर क्या है कि गरीब व्यक्ति है उनको 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। हिसार जिले की ये दूसरी कैंटीन है। इससे पहले हांसी में भी इस प्रकार की कैंटीन खोली गई थी, दूसरी अब आदमपुर में खोली गई है। और इसे किसके द्वारा ये कैंटीन चलाई जाती है? हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ये कैंटीन चलाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको हम लोग आशा वर्कर्स कहते हैं, के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए किस एंड्रॉइड एप्लीकेशन या वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है? तो वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इसका नाम है आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 नवंबर को पानीपत की दूसरी लड़ाई के कितने साल पूरे हुए हैं? 464, 465, 466, 467। विस्तार से बताइए पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ।